जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 11 तक का कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर 12 सर्वांग समता तथा समरूपता प्रारंभ हो रही है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? पहला। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 12 चैप्टर 12 लेक्चर पहला। चैप्टर 12 का दोस्तों कौन सा लेक्चर है? पहला। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 12 का क्या नाम है? सर्वांग समता सर्वांग समता तथा समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। यानी दोस्तों इस चैप्टर से ज्यादातर 200 प्रश्न आपके जो है 2 नंबर का 200 प्रश्न बनेगा तो काहे में आएगा? लघु उत्तरी में पूछा जाता है। और दोस्तों 1 नंबर में, और दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है वह अति लघु या वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आसान भी बहुत है, पर आप ध्यान से इसको सीखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि सर्वांग समता यानी कि कांग्रुएंसी होती क्या है। उसके बाद दोस्तों सीखेंगे समरूपता यानी दोस्तों क्या सिमिलरिटी है क्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ पहले आप जानिए, कहते किसे ये जानिए पहले दोस्तों आप। ठीक दोस्तों, उसके बाद इस चैप्टर में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या? सर्वांग समता, कांग्रुएंसी। सर्वांग समता दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जो कुछ सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं कि सर्वांग समता होती क्या। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों लिखिए, ऐसी 2 आकृतियां, क्या? ऐसी 2 आकृतियां ऐसी 2 आकृतियां जो आकृति तथा क्षेत्रफल में समान हो, आकृति तथा क्षेत्रफल में समान हो, अर्थात दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें तो ऐसी आकृतियों को तो ऐसी आकृतियों को
तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता, सर्वांग समता कहते हैं। तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग समता कहते हैं, या तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है। ऐसी दो आकृतियां जो आकृति तथा क्षेत्रफल में समान हो, यानी कि उनकी जैसी आकृति पहली आकृति का हो वैसी आकृति दूसरी आकृति की हो, यानी दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने में एक जैसे लगने हो, एक जैसे लगते ना, एक जैसे ही हो, और उन दोनों के यदि हम एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकालें, वो भी दोस्तों हमारे क्या समान आने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है, दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, तो उन दोनों आकृतियों को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे। जैसे भैया ये हमारे पास क्या है, देखिए ये दोनों हमारे हाथ हैं, इन दोनों हाथ को देखिए दोस्तों, यदि एक हथेली के ऊपर हम दूसरी हथेली को रखें तो क्या आपको पीछे वाली हथेली दिख रही है? हमने एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखा है, तो क्या आपको पीछे वाली आकृति दिख रही है? हथेली दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, नहीं दिख रही होगी ना, सिर्फ आपको आगे वाली ही हथेली दिख रही होगी। ये आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, पीछे वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ये पूरा हाथ आपको पीछे का नहीं दिख रहा होगा। क्यों दोस्तों? ये आकृति एक दूसरे के दोस्तों क्या करें, ढक रही है। भाई यदि हम इस हाथ पे इस हाथ को दोस्तों रखें तो देखिए आगे वाला हाथ ने पीछे वाले हाथ को ढक लिया। जो लेफ्ट हैंड है दोस्तों उसको क्या राइट हैंड को दोस्तों क्या ढक लिया है। और दोस्तों हमारा आप देखिए राइट हैंड है, उस पर क्या हमने लेफ्ट हैंड रखा, तो सिर्फ आपको राइट हैंड ही दोस्तों आपको दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड नहीं दिखाई दे रहा होगा। यानी दोस्तों ये दोनों जो दोस्तों हमारे हाथ हैं, ये दोनों हाथ हमारे क्या हैं, सर्वांग सम है। कुछ समझ पाए कि यदि एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाए तो दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, यानी कि नीचे वाली आकृति जो हो वो आपको पता ही ना चले कि इसके नीचे भी कुछ है, इसके नीचे भी कुछ है, यानी जो कुछ उसकी नाप हो वो सारी नापें आपस में बराबर होनी चाहिए, वो सारी नापें आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में, जो संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। आयत है तो आयत की संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। वृत्त है तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। वर्ग है तो वर्ग की भुजाएं दोनों वर्गों की आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी तो सर्वांग सम होगी। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जैसे दोस्तों कई सारे मैं उदाहरण दे रहा हूं, दोस्तों ध्यान समझिए। जैसे दोस्तों पहला उदाहरण, फर्स्ट एग्जांपल दोस्तों क्या है, देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और दूसरा ट्रायंगल दोस्तों हमारे पास ये है। ये ट्रायंगल दोस्तों ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। दोस्तों यदि दोस्तों कैसे ये हमारे दोनों आकृतियां सर्वांग सम होंगी, कैसी दोनों आकृतियां हमारी सर्वांग सम, दोस्तों कैसे समझिए। ए बी सी, यदि हम ए बी सी को उठाकर यदि हम पी क्यू आर एस पर रखें, पी क्यू आर एस नहीं पी क्यू आर पे रखें, तो ए बी हम जो है हमारा ट्रायंगल वो पी क्यू आर को पूर्णतया ढक ले, मतलब पी क्यू आर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व समाप्त होने का मतलब क्या, ये दिखाई ही ना दे। जब हमें दिखाई देगा नहीं मतलब है ही नहीं, हमारी नजर में तो यही है ही नहीं, है कि नहीं। तो जब इसको इसके ऊपर रखे तो पूर्णतया ढक ले, यानी कि दिखाई ना दे। और जब हम पी क्यू आर को उठाकर ए बी सी पे रखें तो इसको भी पूर्णतया ढक ले। जाहिर सी बात है, जब इसको उठाकर इस पे रखेंगे ये पूर्णतया ढक रहा है ये वाला इसको, तो इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो ये वाला भी इसको ढकेगा। जब ढक लेगा यानी कि दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांग सम क्या होंगे, कांग्रुएंसी होंगी, कांग्रुएंसी आपस में कांग्रुएंट होंगे। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे, यदि हमारा ए बी जो है इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ए बी दोस्तों क्या पी क्यू के बराबर हो, और दोस्तों क्या बी सी जो हो आपका क्यू आर के बराबर हो, और ए सी दोस्तों जो हो आपका पी आर के बराबर हो। अब देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब तीनों साइड आपस में बराबर है तो इसको उठा के चाहे इस पे रखे चाहे इसको उठा के इस पे रखे, ये तीनों तो क्या एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे।
ठीक है, ये तो मैंने एक कंडीशन बताई, और भी दोस्तों कंडीशन होते हैं, पर आप एक इस कंडीशन समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि इनकी साइड है संगत, मतलब क्या, जैसे ये ऐसे पड़ी तो ये भी ऐसे पड़ी हो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहा है, ये ऐसे पड़ी इस ओर पड़ी तो इसको भी इस ओर पड़ी, ये नीचे की ओर ऐसे है तो ये भी ऐसे होनी चाहिए, संगत का मतलब ये होता है। जैसे हम ले लेते हैं दूसरा, देखिए एग्जांपल आयत से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों एक आयत हमारे पास ये है, ध्यान समझिएगा, जैसे एक आयत हमने ले लिया ये वाला, जिसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है। दूसरा आयत दोस्तों ले रहा हूं, ये देखिए ध्यान से, दूसरा आयत ले, इसका नाम है पी क्यू आर एस। ध्यान समझिए, देखिए आयत की, ये तो आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, सिखाया कि नहीं सिखाया। और दोस्तों इसमें क्या, देखिए यदि ए बी दोस्तों जो हमारी साइड है पी क्यू के बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात जब ए बी इस आयत है तो ए बी बराबर डी सी तो होगा ही, तो यह जब पी क्यू बराबर कितना होगा, ऐसा आर होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों का जो ए डी साइड है हमारी किसके, पी एस के बराबर हो जाएगी, और ए डी जो है आपका बी सी के बराबर है, यानी कि ये भी आपस में बराबर होगा। पी एस है जो क्यू आर के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, है कि नहीं। अब देखिए यदि ये हमारी 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, क्या जो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। लंबाई दोस्तों यदि हमारी 3 सेंटीमीटर है तो इधर की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सेम यदि होगा तभी वो दोनों आकृतियां क्या होंगी, सर्वांग आकृतियां होंगी। समझ गए दोस्तों। और एग्जांपल दो, चलिए और देख लेते हैं। अब इसको क्या, यदि ए बी सी डी को उठाकर हम पी क्यू आर एस पर रखें तो इसको पूर्णतः ढक लेगा, और पी क्यू आर एस को उठाते हैं हम ए बी सी डी पर रखते हैं तो क्या ए बी सी डी को पूर्णतः ढक लेगा। क्यों ढक लेगा, क्योंकि क्या इनकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है, तो एक ही जैसे लंबाई चौड़ाई हो तो एक आकृति दूसरी आकृति पर रखेंगे तो पूर्णतः ढक लेगी, यही तो डिफिनेशन कहती, अर्थात दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल दोस्तों देखिए, जैसे हम वर्ग की बात कर रहे हैं, लग रहा है वर्ग, लग तो रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या, ए बी सी डी। दूसरा दोस्तों वर्ग लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इसका नाम है पी क्यू आर एस। अब आप जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यदि ए बी साइड हमारी क्या पी क्यू के बराबर हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, बाकी तो सारी आपस में बराबर होंगी। भाई स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर यानी कि वर्ग की दोस्तों सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि ए बी हमारा, जैसे ए बी 2 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए बी यदि हमारा 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा। और आप जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी दोस्तों क्या, ये भी 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये भी 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी दोनों वर्ग की क्या है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी कि चाहे ए बी सी डी को उठाकर पी क्यू आर एस पर रखें या पी क्यू आर एस को उठाकर ए बी सी डी पर रखें, दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। जैसे आप चलिए और दिखा देता हूं। चौथा एग्जांपल दोस्तों देखिए, वृत्त। इसे दोस्तों ध्यान समझिए, ये एक हमारा सर्कल हो गया और एक दोस्तों हमारा सर्कल ये हो गया, क्या ये दो हमारे सर्कल बन गए, वृत्त बन गए। दोस्तों यदि इसकी मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर है, कितनी 2 सेंटीमीटर, इस वृत्त की जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान समझिए, ये मान लेते इसका सेंटर जो ओ है। दूसरा देखते दोस्तों, ये बना है, ये दोस्तों हमारा ओ डैश है, इसकी भी त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं, यहाँ इसका सेंटर ओ है, यहाँ ओ डैश है, ये भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त है। यदि हम इस वृत्त को इसके ऊपर उठा के रखें और इसके ऊपर इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, जब त्रिज्याएं बराबर है, भले जो आपको हो सकता है देखने में छोटा बड़ा लग रहा हो, पर आप ध्यान रखिए हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं। त्रिज्या यहाँ भी 2 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि जितना आपने जो प्रकार में पेंसिल रखी हुई 2 सेंटीमीटर पर से ना पाए तो 2 सेंटीमीटर से एक वृत्त इधर खींच दिया, एक वृत्त इधर खींच दिया, तो दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। समझिए दोस्तों, सर्वांग समता दोस्तों क्या होता है, सर्वांग सम हो जाएंगे, तो क्या सर्वांग समता दोस्तों है और सर्वांग सम दोस्तों इनका साइन क्या होता है, सर्वांग समता का दोस्तों साइन क्या होगा, देखिए कैसे सर्वांग सम होंगे। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, पी क्यू आर एस, दोस्तों इसको हमको सर्वांग सम दिखाना है तो इस तरीके से दिखाते हैं। क्या हम लिखते हैं, ए बी सी
ठीक है, सर्वांग सम दिखाना। देखिए जैसे हम बराबर का साइन बनाते हैं, इक्वल टू का साइन बनाते हैं, वैसे बनाएंगे। और इसके ऊपर दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, जैसे एस बनाते हैं वैसे बना दीजिए। और क्या, त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, इस तरीके से दिखाते हैं। सर्वांग समता का साइन क्या दोस्तों, कैसे बनाएंगे, दो बराबर की, कैसे बनाना है, दो बराबर की लाइनें खींचना है और उसके ऊपर दोस्तों क्या, इस तरीके से एस बना देना, जैसे बना है। ये सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है, साइन होता है, दो आकृति है सर्वांग सम, तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों मैं आप चर्चा करूंगा समरूपता पर। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। अब तो तुम चर्चा करते हैं समरूपता की सिमिलरिटी क्या होती है। इसको रफ हटाऊं, चलिए। चलिए मैंने एक हटा दिया, बाकी आप नोट करते रहिए। अगली दोस्तों डालिए समरूपता, समरूपता, सिमिलरिटी। ठीक है, ये सारा हटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा। दोस्तों इसको लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों सर्वांग सम होने के लिए कई सारी दोस्तों शर्तें भी हैं। ये दोस्तों शर्तें आपको अगले चैप्टर में पढ़नी है। और ये दोस्तों सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है ना, चैप्टर 12 जो सेकंड लास्ट चैप्टर है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों एक चैप्टर होगा, चैप्टर 13 होगा, और उसके बाद सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने तो धीरे धीरे आपको करके सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अब आपने यदि अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी भी वक्त आपके पास है, इस समय इसी वक्त से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि अभी भी आप इस समय से अभी से लग जाते हैं तो दोस्तों एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से मैथ्स को कवर कर पाएंगे। और यदि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना अभी भी नहीं प्रारंभ किया है तो आप अच्छे से अभी से इसी वक्त से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपका नॉलेज भी अच्छे से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, आपको हर बात समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा मत करिए कि एग्जाम के 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के पास तो हो जाएंगे, नंबर तो आ जाएंगे, पर ना तो नॉलेज अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि आगे चल के आपको क्या टीचर बनना है। और आप जब टेट क्वालिफाई होंगे या सीटेट क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा। तो आपको 2 एग्जाम इसके बाद भी, ये आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी 2 एग्जाम आप देंगे। और यदि इसको आपने हल्के में लिया, अच्छे से नहीं सीखा, तो आप कैसे टेट कैसे क्लियर करेंगे, सीटेट कैसे क्लियर करेंगे, और फिर सुपर टेट कैसे क्लियर करेंगे। इसलिए हल्के में मान लीजिए, इसलिए मैं हर बात को, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाता हूं। या वैसे क्या मैं इसमें क्वेश्चन लिखता, फटाफट चैप्टर समाप्त कर देता, ऐसा ही तो होता है। मैं सारे क्वेश्चन लिख देता, सॉल्व करवा देता। मैं इसलिए हर कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करता। जैसे आपसे कोई बच्चा पूछे सर ये कैसे होता है, छोटी छोटी बातें पूछे, तो आप कैसे उसको बताएंगे। इसीलिए मैं हर छोटी से छोटी बात बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आपको प्राइमरी लेवल में सिखाना बच्चों को। और जब प्राइमरी में आपको अच्छे से सिखाना, यदि आपने ही अच्छे से नहीं सीखा होगा तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़िए। मैथ को ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में, अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, नॉलेज को गेन करिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप जान पाएंगे इस हमारे सिलेबस में है क्या, इसका मतलब क्या वास्तविकता में। इसलिए आप हर चीज को अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, आप दोस्तों मैं चर्चा करता समरूपता क्या होता है। दोस्तों फटाफट लिखिए, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं दोस्तों, ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो, जो
रूप में समान हो, परंतु ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो, परंतु उनके आकार भिन्न हो तो ऐसी आकृतियों को समरूपता कहते हैं। या ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूपता या समरूप आकृतियां कहते हैं। क्या? ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो, आकार भिन्न हो तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं या समरूपता कहते हैं। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट लिखिए फिर समझाता हूं आगे। हो गया? लिख गया? आप ध्यान समझिए क्या कह रहा है? ऐसी आकृतियां जो रूप में समान यानी देखने में एक जैसी लगे पर क्या है? उनके आकार भिन्न हो। कोई छोटका है कोई बड़का है, कोई छोटा है कोई बड़ा है कि नहीं? देखने में तो एक जैसे हो पर कोई छोटा है कोई बड़ा। जैसे ध्यान समझिए, अभी मैं थोड़ा एक चीज और बता देता हूं। इसमें दोस्तों जो समरूप होने के लिए एक कंडीशन होती है दोस्तों, ट्रिपल ए कंडीशन होती है। ट्रिपल ए शर्त उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करता हूं। ट्रिपल ए शर्त, इसमें क्या होता है दोस्तों? ध्यान समझिए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होते हैं तो ऐसी जो आकृतियां होती दोस्तों हैं वो हमारी समरूप आकृतियां होती। कुछ समझ पाए? अभी मैं लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं। अच्छा क्या? जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण ए का क्या अर्थ अभी बताता हूं दोस्तों, ठीक है? ट्रिपल ए का क्या अर्थ इसको समझाता हूं भी, ठीक है? जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत करेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है, संगत तीनों कोण के बराबर हो। क्या? जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो ऐसी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। चलिए इसको लिखिए फिर समझाता हूं। समझिए क्या कह रहा है? जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज आकृतियां मान लिखिए, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज लिख लीजिए।
तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम, ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम क्या, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज होते हैं। ठीक, यदि आकृतियां यहां लिखे होते, जैसे इसमें आकृतियां लिखा था तो आकृतियों की बात हो जाती। कह रहा है जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। अब दोनों को ध्यान समझिए एक ही साथ में। जैसे दोस्तों एक ट्रायंगल हमारे पास ये बना है जिसका नाम है ए बी सी। दूसरा दोस्तों ट्रायंगल हमारे पास ये बना है जिसका नाम है दोस्तों पी क्यू आर। अच्छा एक बात देखिए ध्यान से, इसमें भी तीन भुजाएं हैं, इसमें भी तीन भुजाएं हैं भाई। ए बी सी और पी क्यू आर से त्रिभुज है, और त्रिभुज का मतलब क्या, तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, यही तो होता है त्रिभुज दोस्तों। तो देखिए यानी कि दोनों की क्या कहता है, ऐसी आकृतियां जो रूप में समान, देखिए रूप दोनों, इसको भी हम त्रिभुज बोलेंगे, इसको भी त्रिभुज बोलेंगे। तो रूप दोनों के एक जैसे हैं, रूप समान है कि नहीं समान है। फिर कहता है परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो। देखिए रूप तो समान है, पर ये देखिए छोटका त्रिभुज है, ये बड़का त्रिभुज है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो पहली बात क्लियर हो गई क्या, ऐसी आकृतियां जो रूप में मतलब देखने में तो एक जैसे लगे, हम इसको भी त्रिभुज कहेंगे, इसको भी त्रिभुज कहेंगे, पर उनके आकार जो हो भिन्न भिन्न हो। क्या, पर उनके आकार भिन्न हो, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। अब ध्यान समझिए, अब इस ट्रिपल ए शब्द क्या, ट्रिपल ए का आता है दोस्तों कोण, यदि हिंदी में लिखेंगे तो कोण 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 शर्त, यानी कि एंगल 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 कंडीशन। ए का मतलब यहां पर है कोण है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसको समझिए। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण, तो दोस्तों त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, जैसे एक दो तीन, इसमें भी देखिए एक दो तीन ही कोण है। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो, संगत का मतलब दोस्तों क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें। देखिए जैसे दोस्तों त्रिभुज एबीसी में एंगल ए दोस्तों क्या, एंगल पी के बराबर हो। जैसे ये देखिए दो भुजाओं से बनना है इसे यहां पर, और सीधा खड़ा, जैसे ये संगत हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे लाइन ऐसे पड़ी, ये भी ऐसे पड़ी, तो इस लाइन से और इस लाइन से जो एंगल बनना, कौन सा बनना, ये, तो ये एंगल दोस्तों क्या हो, इस एंगल के बराबर हो। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा, सी बचा, सी वाला इसके बराबर हो, किसके, आर के। अब ध्यान समझिए, तीनों कोण आपस में बराबर हो, कौन, तीनों संगत कोण। क्या, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण, तो ये त्रिभुज एबीसी उसके तीन कोण हो गए, कौन सा, ए बी सी, किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के, यानी कि एंगल ए दोस्तों क्या है, ध्यान समझिए, एंगल इसमें क्या है, इसके आप इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं। एंगल दोस्तों जो हमारा ए है एंगल पी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है। दूसरा देखिए एंगल दोस्तों जो हमारा बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, और दोस्तों जो एंगल हमारा सी है वो एंगल आर के बराबर है। देखिए तीनों एंगल आपस में संगत कोण आपस में बराबर है कि नहीं बराबर। जब ऐसी कंडीशन होंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। अच्छा, समरूप दिखाने का साइन क्या होता है, ध्यान समझिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप दोस्तों, जैसे उसमें दो लाइनें खींच के डिजाइन बनाते थे एस की तरीके से दोस्तों, ये साइन, और इसमें दोस्तों क्या, कोई लाइन सिंपल साइन बनेगा, त्रिभुज पी क्यू आर। यानी दोस्तों यदि ये है, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, बोलिए भैया, सर्वांग सम नहीं, समरूप होंगे। सर्वांग समता और समरूपता दोनों में डिफरेंस है। समरूप होने के लिए तीनों एंगल संगत तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और समरूपता की जो कंडीशन है वो आपको चैप्टर नंबर 13 में सीखनी है। ठीक है, वो आपको 13 में अच्छे से बताऊंगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा और आप समझ भी चुके होंगे। कहीं पर कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कल की क्लास में मैं आपको क्या, ये तो मैंने सिखा ही दिया, कल की क्लास में दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, कैसे दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो कल की क्लास दोस्तों आपके लिए और भी बेहतर रहेगी, पर इस क्लास को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तब जाके कल जो मैं प्रश्न कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।